नमस्कार। रेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज है 14 सितंबर। हिंदी दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस जो राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया, इसको स्वीकृत किया गया हिंदी को, इसका इतिहास बहुत पुराना है। कैसे इसको किया गया, कब किया गया, इसमें संविधान में क्या आर्टिकल दिए गए हैं, ये सारी बातें। भारत जब आज़ाद हुआ तो 1949 को 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में न होकर के राजभाषा के रूप में इसको दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा का सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहलुओं से उस वहाँ के लोगों से सांस्कृतिक जुड़ा होता है, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसको हम राष्ट्रभाषा यहाँ नहीं, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, राजभाषा का दर्जा मिला था। जो भारत एक संघ है, देवनागरी लिपि में इसके जो जब दर्जा मिला तो इसके सरकारी काम काज की देख रेख का जो अनुमति गवर्नमेंट जो संविधान ने दिया आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत, तो इसको राजभाषा। और ये जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये प्रभावी हो गया। तो ये तो इसका इतिहास है। जब हम आज़ाद हुए तो इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन हमारे देश में बोलियाँ भाषाएँ कैसे डेवलप हुई, इनका क्या क्या इतिहास रहा, इसके पीछे काफ़ी कुछ जानने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। यहाँ तक हम इस हिंदी जो हम आज जिसको राजभाषा का दर्जा, यहाँ तक कैसे पहुँचे हम अपनी। इससे पहले हम चलते अपनी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, जिसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन सभ्यता ये कब से कब था, इसका दौर कब से कब था। 3300 BC से लेकर के 1300 BC तक का जो हड़प्पा सभ्यता है उसका काल माना जाता है। और उसका जो विकसित काल था वो 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक माना जाता है। उसमें कौन सी लिपि थी, उसमें भाषा तो नहीं कह सकते, उसमें कौन सी लिपि प्रचलित थी। उसमें सिंधु लिपि थी, जिसको हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। उसको अपने वक्तव्यों को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को सुझाव देने के लिए, एक दूसरे को अपना भाषा का आदान प्रदान करने के लिए एक लिपि थी उसमें, जिसमें प्रतीकात्मक लिपि थी, जिसको सिंधु लिपि कहा जाता है। उसमें चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था एक दूसरे की बातों को रखने के लिए। ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं सभी, ऐसा जो कहते हैं जो जानकार लोग हैं, कि उसमें प्रतीकात्मक चित्रों के द्वारा भाषा व्यक्त की जाती थी, जिसमें चित्र कई तरह के पशुओं के मिलते थे, जैसे हाथी हुआ, शेर हुआ, चीता हुआ, बकरी हुआ। इस तरह की प्रतीकात्मक चित्र जो खुदाई के दौरान मिले, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें मिले प्रतीकात्मक चित्र मिले, जैसे सिक्के पे मिले, उसके बर्तनों पे मिले, और भी चीज़ों पे मिले। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो लिपि जो सिंधु लिपि थी, जिसको हड़प्पा लिपि भी कहते हैं, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद आइए कुछ जो धार्मिक ग्रंथें या और चीज़ें मिली हैं। उसके बाद आती प्राकृत। प्राकृत में तो कुछ धार्मिक ग्रंथ वगैरह नहीं मिले, लेकिन प्राकृत से जो पाली भाषा का रूपांतरण हुआ, पाली भाषा जो बनी, उसमें वो जनमानस की भाषा को बौद्ध जो सम्राट थे, बौद्ध राजाओं थे, या महात्मा बुद्ध के दौरान उस भाषा का जो जनमानस की भाषा थी उसको श्रीलंका से लेकर यूरेशिया तक उसको फैलाया गया। उसमें बौद्ध साहित्यों की रचना की गई, जैसे सुत्त पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ, अभिधम्म पिटक हुआ, ये रचनाएं की गई। जातक कथाएँ, राष्ट्र कथाएँ, ये पाली भाषा में लिखी गई। इसका काल 500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो 1500 BC से माना जाता है। ये आपको उसमें चारों वेदों की रचना हुई, वेद पुराणों की रचना हुई। उसका काल वैदिक काल। जो संस्कृत का प्रादुर्भाव, उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। संस्कृत से ही हिंदी का रूपांतरण हुआ है। तो उसमें प्राचीन में देखा जाए तो प्राचीन काल को, फिर इसके बाद उस प्राचीन काल को कई तरह से डिवाइडेशन किया गया। उसमें पहले पाली थी, पाली के बाद आई सिंधु सभ्यता थी, सभ्यता के बाद पाली आई। सिंधु में हम उसको स्टडी नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, रीड नहीं कर पा रहे हैं उसको। इसके बाद आई पाली भाषा। पाली में बौद्ध साहित्य की रचना हुई। पाली के बाद आई वैदिक काल आया। वैदिक काल में संस्कृत में रचनाएँ हुई, वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई। इसके बाद आता है जो ये रचनाएँ हुई, उसके बाद आता है कि
लोकल भाषाओं की जो रचना हुई उसको वैदिक, जिसको प्राचीन काल में, उसके वैदिक काल के बाद कुछ और आगे आते हैं तो उसमें लोकल रचनाएं हुई, लोकल भाषाओं को लेकर लोकल बोलियां थी, उसमें गद्य पद्यों की रचना हुई। जैसे जैसे आदिकाल कहा जाता है, आदिकाल में अब चंद्रवरदाई, आदिकाल में लोग कहते हैं चंद्रवरदाई, ऐतिहासिक लोग मानते हैं लेकिन ये 12वीं शताब्दी की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना मिलती है ये, जबकि ये कोई ऐतिहासिक घटना पे आधारित इसको साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो काल्पनिक कथा है, जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में लिखा है, कि पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसमें 4 बांस 24 अष्ट अंगुल प्रमाण ताव पर सुल्तान ने बैठा मत चुको चौहान, इस तरह की रचना की है उसमें। तो उसने किस भाषा की रचना की? ये ब्रज भाषा के द्वारा रचित की गई है। तो उसके बाद आते हैं हम, ये आदिकाल के बाद इस तरह की भाषाओं होते होते हम भक्ति काल में आते। भक्त उसको कई कालों में डिवाइड किया गया साहित्य की दृष्टि से, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नवोत्तर काल। जो नवोत्तर काल उसके बाद उसमें भी कई तरह की, जिसमें छाया, आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, इस तरह के कई तरह के वाद को, कई तरह के युग दौर को लेकर के चलते हुए हम चलते हैं। तो आदिकाल में चंद्रवरदाई हो गया, इसके बाद आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में सूरदास, तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, ये हुए। इसमें निर्गुण उपासक हुए जिन्होंने गद्य की रचना की, जिसमें अवधी, ब्रज भाषा, अर्ध अवधी, इसके बाद मारवाड़ी भाषा का जो कि प्रचलन था गद्यों, पद्यों, कविताओं लिखने का। गद्य और पद की अगर पद नहीं कर सकते उसको, गद्यों की रचना के लिए जो यूज किया गया या प्रयोग किया गया उस चीज़ को, तो उसमें जैसे कबीर ने लिखा है, कबीर की भाषा थी, बोलचाल की आम भाषा थी कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने पाखंड के ऊपर करारा प्रघात किया है, ये आम बोलचाल की भाषा में यूज किया है। इसमें ब्रज भाषा में सूर ने लिखा, अवधी भाषा में तुलसी की रचनाएं हैं, रामचरितमानस। इसके बाद आ जाता है कि रीतिकाल में कि वे कई कविताएं जिसमें इन बोलियों का प्रयोग किया गया है, अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा का। रीतिकाल के बाद आता है कि आधुनिक काल में देखें तो ये आधुनिक काल में हिंदी का जो प्रादुर्भाव माना जाता है वो दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में, दिल्ली हुआ, मेरठ और कन्नौज के क्षेत्रों में, तो उसमें आधुनिक काल को भी जो भक्ति काल माना गया 1400 ईसा BC से पूर्व माना गया है। जो आदिकाल माना गया 1400 BC से पूर्व माना गया है। भक्ति काल को माना गया 1375 से 1700 BC तक माना गया है। रीति काल को 1700 से 1900 तक BC तक माना गया है। आधुनिक काल को 1950 से लेकर 1980 तक माना गया। इसको नवोत्तर काल 1980 से अब के बाद का काल माना गया है। तो इस तरह से हिंदी का डेवलप धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। आधुनिक काल में भी हमने बताया कि उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, इस तरह की रचनाओं का दौर चला। और ये हिंदी का जो प्रादुर्भाव, उत्पत्ति माना जाता 8वीं शताब्दी से, जो हर्षवर्धन का काल था। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। उसकी मृत्यु के बाद अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो उस तरह से वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, वहाँ की लोकल भाषाओं को लोग यूज़ करने लगे, प्रयोग में लाने लगे। तो इस तरह से छोटे से शासक विभाजित हो गए। उसका राज्य जो विभाजित, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, 3-5 चरणों में कहा गया कि 5 चरणों में उस चीज़ को डिवाइडेशन कर दिया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नवोत्तर काल। तो इस तरह से भाषा का बड़ा क्रमिक विकास धीरे धीरे होते हुआ आया, जो हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो ये रहा आज के जो हिंदी दिवस की बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ तक पहुँचने में हिंदी को बहुत ही उतार चढ़ाव के रास्ते से गुजरना पड़ा। आज के लिए इतना ही काम। नमस्कार, जय हिंद।